हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ प्रभावी कंपटीशन हब। मैं हूं आपकी एजुकेटर शकुंतला गर्ग। तो आज जो है आपको पता है हमने जो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव है उसकी इंडियन इकोनॉमी का स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले जो है हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाइएगा और उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, मनी। तो हम जो है मनी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस है और इसके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है मनी के रिगार्डिंग वो क्या है, मेजर एम ऑफ डी वैल्यूएशन इज। जो डी वैल्यूएशन है उसका मेजर एम क्या है। देखो, डी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री की जो एक कंट्री का जो वैल्यू है, मतलब कि एक कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो आपकी गिर जाती है किसकी, अनदर कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में, तो उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन होना। मैं इसको ऐसे भी एक डिफाइन कर सकती हूँ, अगर इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ऑफिशियली क्या होता है, एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर जाना एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर। ठीक है, तो इसे हमको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। तो इसका मेजर एम क्या है, मेन पर्पस क्या है इसका, क्या ये एक्सपोर्ट को एनकरेज करना इसका मेन पर्पस है, इंपोर्ट को एनकरेज करना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या डिस्करेज करना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है आपके, एक्सपोर्ट को एनकरेज करना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या करे, एक्सपोर्ट करे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंगस द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट। अगर हम इन सभी करेंसी में बात करें तो इनमें से कौन सी करेंसी जो है सबसे कॉस्टली है, क्या वो फ्रेंच फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग। तो इसके अंदर जो आपकी पाउंड स्टर्लिंग जो है वो आपकी सबसे ज्यादा कॉस्टली करेंसी के अंदर आती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नॉट इशूड बाय द आरबीआई हैज इकोलॉजी डेपिक्टेड ऑन इट। कि इनमें से कौन सी जो महात्मा गांधी की जो सीरीज है करेंसी नोट की जो आरबीआई ने इशू की है उसका इकोलॉजी डेपिक्ट है उसके ऊपर, तो है आपका 100 रुपीज के नोट पर। क्योंकि जो 100 रुपीज का नोट है उसी के ऊपर ही जो है, अगर हम पीछे पिक्चर्स में देखेंगे तो उसके अंदर इकोलॉजी जो है वो उसके बारे में डेपिक्ट किया हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, तो इसलिए 100 रुपीज का नोट जो है उसके ऊपर इकोलॉजी डेपिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज करेंसी नॉट इशूड बाय द आरबीआई हैज अ ड्राइंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट। अब इसमें बताना है कि कौन सी महात्मा गांधी की जो करेंसी की सीरीज है जो कि आरबीआई ने इशू की है जिसके पीछे जो है, जिसकी ड्राइंग में जो है पार्लियामेंट हाउस जो है वो बना हुआ है, तो वो कौन से रुपीज के नोट के ऊपर है, वो है आपके 50 रुपीज के नोट के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। देखिए, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब एकदम से प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो किस कारण से होता है इन्फ्लेशन, क्या गुड्स की सप्लाई बढ़ जाती है तब इन्फ्लेशन होता है। तो देखो, अगर गुड्स की सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, अगर गुड्स की सप्लाई बढ़ गई, सिर्फ बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उस टाइम पर तो क्या होगा, उसका प्राइस कम होगा, ज्यादा थोड़ी ना होगा। तो कम होगा तो इन्फ्लेशन नहीं, उस टाइम पे तो डिफ्लेशन आएगी। ठीक है, इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, नो। डिक्रीज इन मनी सप्लाई या इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, इंक्रीज इन मनी सप्लाई का मतलब क्या है, मनी जो है वो मार्केट में ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी लेकिन उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही या डिमांड को मीट नहीं कर पा रही सप्लाई, तो क्या होगा, उसकी डिमांड, उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट, डीवैल्यूएशन यूजली कॉज द इंटरनल प्राइस टू। जो डीवैल्यूएशन जो होता है वो क्या, जो इंटरनल प्राइस है उसको यूजुअली जो है वो कॉज करता है, जो इंटरनल प्राइस होता है उसको क्या करता है, वो क्या उसके इंटरनल प्राइस को डिवैल्यूएशन की वजह से उसका इंटरनल प्राइस गिर जाता है या बढ़ जाता है या अनचेंज रहता है या नन ऑफ दिस। इंटरनल प्राइस का मतलब होता है जो करेंसी की खुद की वैल्यू होती है, उसकी जो इंटरनल जो उसकी वैल्यू होती है तो वो तो अनचेंज रहती है ना। क्योंकि डिवैल्यूएशन में तो क्या होता है, जब एक करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाती है इन कंपैरिजन टू अनदर करेंसी। वैल्यू का मतलब क्या है, अब जैसे 1 रुपये का नोट जो है उसके बदले अगर हम डॉलर की बात करें तो आपको $1 जो है वो 85 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके प्राइस की वैल्यू गिर गई है डॉलर की, तो क्या होगा कि $1 जो है वो 60 रुपीज का है। तो इस टाइम पर क्या है कि जो रुपीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर जो
रुपीज जो इंडिया का जो रुपीज है उसकी इंटरनल प्राइस तो उतना ही है ना, लेकिन उसकी जो आपस में जो वैल्यू है वो कम हो गई, इसीलिए जो अगर हम इंटरनल प्राइस की बात करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ना जो करेंसी नोट है 2 रुपए का डेनोमिनेशन और उससे अबव जो है वो लाइबिलिटी होती है किसकी, मतलब 2 रुपए की करेंसी या उससे अबव जितनी भी करेंसीज होती है वो किसकी लाइबिलिटी होती है, वो होती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास सोल अथॉरिटी होती है कि वो नोट इश्यू करे, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट्स, क्योंकि उसे क्या करना होता है, एसेट्स मेंटेन करनी होती है, वर्थ नॉट लेस देन, मतलब उसे एटलीस्ट कितनी एसेट्स मेंटेन करनी पड़ती है, उससे कम वो नहीं करे, तो वो है आपकी 115 करोड़ ऑफ रुपीज। मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी अथॉरिटी होती है कि वो नोट इश्यू करे और उसे जो है एटलीस्ट मेंटेन करनी होती है एसेट्स कितने की, 115 करोड़ ऑफ रुपीज से कम की एसेट वो मेंटेन नहीं कर सकता, इतनी तो एटलीस्ट उसे करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन इंडिया 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स आर इश्यूड बाय, अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का, नोट्स और जो सब्सिडरी कॉइन्स होते हैं ये सब आपके कौन इश्यू करता है, तो ये करती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखेंगे, 1 रुपए का कॉइन, नोट्स 1 रुपए के और जो सब्सिडरी कॉइन्स है ये सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इश्यू करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आपके सामने, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, देखो जब नई कैपिटल इशू होती है तो वो कौन सी मार्केट में होती है, मार्केट आपकी 2 तरह की होती है, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर जो है फर्स्ट टाइम नई इन्वेस्टमेंट की जाती है, नए शेयर्स जो है वो मार्केट में आते हैं, फर्स्ट टाइम सेल परचेज होती है, मतलब जो प्राइमरी लेवल पर होती है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि वो जब हम सेकेंड टाइम जो है सेल परचेज या डील करते हैं तो वो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो भी करनी होती है वो आपकी सेकेंडरी में आ जाती है। ठीक है, तो न्यू कैपिटल जो इशू है वो कौन सी मार्केट के अंदर आएगा, तो वो आपका आएगा प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो 10th का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लेशन को क्योर करते हैं, मतलब उसका समाधान निकालते हैं, कैसे, मनी सप्लाई को रिड्यूस करके। सही बात है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिसइन्फ्लेशन का। किसका नाम देंगे उसको, डिसइन्फ्लेशन का। और मनी सप्लाई रिड्यूस करके इन्फ्लेशन कैसे ठीक होगा, क्योंकि अगर लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी, मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो वो डिमांड कैसे करेंगे, और अगर डिमांड कम हो रही है तो इन्फ्लेशन भी नहीं आएगी। इन्फ्लेशन भी नहीं आएगी मतलब जो चीज़ पहले बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था उनका, लेकिन अब उन चीज़ों की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो लोग जो है कम पे बेचने को भी तैयार हो जाएंगे, तो फिर उससे क्या है, अपने आप ही प्राइस कम हो जाएंगे, तो अपने आप ही इन्फ्लेशन जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, long term funds in the capital market can be raised either by borrowing from certain institutions or through, लॉन्ग टर्म फंड्स की अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट में, 2 तरह की मार्केट होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है, जो अगर हमें पैसा रेज करना है, इश्यू करने हैं, तो वो हम कैपिटल मार्केट में करते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड अगर कैपिटल मार्केट के अंदर जो होता है उसको हम रेज कर सकते हैं, कैसे कैसे, या तो आप लोन ले सकते हो किसी इंस्टीट्यूशन से, या फिर अनदर मेथड क्या है, अनदर वे क्या है आपका लॉन्ग टर्म फंड को रेज करने का, क्या आप नोट इश्यू कर सकते हो, नहीं, क्योंकि ये काम किसका है, आरबीआई का। ठीक है, या फिर आप जो है लोन ले सकते हो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट आपको लोन क्यों देगी, कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये भी नहीं होगा। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, यस, अगर आप कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड रेज करना चाहते हो तो आप सिक्योरिटीज जो है वो इश्यू कर सकते हो, या फिर आप किसी सर्टेन इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हो, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
What is the name given to the common currency of the European Union? जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो कॉमन करेंसी है उसको क्या नेम दिया गया? क्या वो रुपी कहलाती है, रूबल, फ्रैंक या यूरो? तो यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी क्या कहलाती है? यूरो। क्या कहलाती है? यूरो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, जो करेंसी की डीवैल्यूएशन होगी तो उससे क्या होगा? उससे क्या चीज होती है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से? तो उससे क्या? एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, बिल्कुल आपकी एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से जो है आपकी ये सारी की सारी चीजें होती है। आपका एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ता है, इंपोर्ट ट्रेड कम होता है, ये तो डायरेक्ट ही है। और साथ ही साथ जो इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जब आप इंपोर्ट करते थे उसके सब्स्टिट्यूट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब जो प्रोडक्ट बाहर से लेने की सोच रहे थे वो अब उसके सब्स्टिट्यूट आप अपनी ही कंट्री में जो है ढूंढना शुरू कर देते हो। तो ये सारे की ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज, जो थाईलैंड जो है उसकी करेंसी जो है वो क्या है? क्या वो भात, रुपया, युआन, येन? तो आपकी जो थाईलैंड की करेंसी है वो क्या है? भात। क्या है? भाट, BHAT, भाट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? क्या है? गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। गुड मनी जो है ना वो बैड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल देती है। कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, गुड एंड बैड मनी कांट सर्कुलेट टुगेदर, या कांट से? तो देखो, पहला मैंने आपको पॉइंट समझाया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? बैड मनी जो है, अगर मार्केट में जो है ब्लैक बैड मनी आएगी, गलत पैसा आएगा, तो उससे क्या है? गुड मनी जो है वो सर्कुलेशन से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये गुड एंड बैड मनी जो है वो एक साथ सर्कुलेट ही नहीं हो सकते, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि ऑप्शन नंबर बी, बैड मनी जो है वो क्या करती है? गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकालती है। अब गुड मनी बैड मनी को सर्कुलेशन से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, हु हैज द फॉल राइट टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया? किसके पास जो इकलौता राइट है पेपर करेंसी को इशू करने का इंडिया में? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन के लिए जो है दो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो वो भी तो क्या है आपका? वो भी तो रिजर्व बैंक ही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। तो यहाँ पर ये आपका कंफ्यूजिंग है दे रखा है, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। हाँ, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना दिया होता, यहाँ पे इंडिया वर्ड ना होता और सिर्फ सेंट्रल बैंक होता, तो ये आपका ऑप्शन गलत होता, क्योंकि सेंट्रल बैंक तो किसी अनदर कंट्री का भी हो सकता है, राइट? लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गिवन है तो ये तो आपका ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे इसके इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट, फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अ रुपी मीन्स, फुल कन्वर्टेबिलिटी जो है रुपी की, उसका मतलब क्या है आपका? तो क्या परचेज करना फॉरेन एक्सचेंज फॉर रुपीज फ्रीली, या पेमेंट करना इंपोर्ट्स की रुपीज के टर्म में, या रीपेमेंट करना लोन्स की रुपीज के टर्म में, या फिर डिटर्मिनेशन करना किसकी? रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रुपी एंड फॉरेन करेंसी फ्रीली बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्स के द्वारा जो है रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करना रुपी और फॉरेन करेंसी के बीच में फ्रीली। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो है वो आपका बेस्ड है किसके ऊपर? गोल्ड रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, कन्वर्टिबल करेंसी सिस्टम, या मिनिमम रिजर्व सिस्टम? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर जो है आपका प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, जो टर्म स्टैगफ्लेशन जो है वो कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर, बताइए क्या है, बताइए क्या? जहाँ पे ग्रोथ जो है उसका कोई रिलेशन ही नहीं है प्राइस में चेंज होने से, या फिर रेट ऑफ ग्रोथ और प्राइस जो है दोनों घटते जाते हैं, या रेट जो है ग्रोथ की वो फास्टर होती है और प्राइस की बढ़ती होती है? मतलब ग्रोथ की रेट जो है प्राइस की रेट के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती है, या फिर रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लोवर होती है रेट ऑफ प्राइस जो है इंक्रीमेंट के कंपैरिजन में? तो आपका स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो भी बढ़ती है, प्राइस भी बढ़ता है, लेकिन
प्राइस जो बढ़ता है उसकी रेट से ग्रोथ जो होती है वो आपकी स्लो होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इशू करेंसी नोट अंडर द, जो आरबीआई है वो करेंसी नोट इशू करती है किसके अंडर, कौन से सिस्टम के अंडर? तो आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स इशू करती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन रेट शुड, इन्फ्लेशन का जो पीरियड है उसके दौरान जो रेट जो है वो क्या होनी चाहिए? तो वो आपके क्या होते हैं, इन्फ्लेशन के दौरान रेट्स जो है वो आपके बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब भी क्या है, प्राइसेस इंक्रीज होना। तो ऑप्शन ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी, जो एग्जिस्टेंस जो है पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक मनी जो है वो क्या उससे क्या होता है? क्या आपकी इकोनॉमी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, या फिर ये क्या करता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को लेस इफेक्टिव बनाता है, या फिर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और वेल्थ का, या फिर इंक्रीज करता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को? तो देखिए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी की अगर हम बात करें तो उससे क्या होगी, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, वो जो अच्छे से इफेक्टिव नहीं रहती। तो क्वेश्चन 23rd का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट है रुपी कॉइन और प्रिंटेड नोट्स की उनको इंक्रीज करना पड़ेगा सेम प्रोपोर्शन में, या अमाउंट जो है वो रुपीज की, रुपी कॉइन की उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते पेपर मनी के साथ, या फिर मनी, पेपर मनी जो है वो बेस्ट फॉर्म है मनी की। तो इनमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए सबसे पहले वाली स्टेटमेंट अगर हम बात करें कि जो रुपी कॉइन की जो अमाउंट है और प्रिंटेड पेपर कॉइन नोट्स जो है उनको अगर आप बढ़ाते हो तो उनको सेम प्रोपोर्शन में जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है पेपर मनी जो है वो बेस्ट फॉर्म है मनी की, तो ये भी आपकी ठीक बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पैरेलेंस ऑफ इकोनॉमिक कॉमर्स व्हाट इज गिटेज मार्केट, जो गिटेज मार्केट है वो क्या होती है? अगर हम इकोनॉमी या कॉमर्स की बात करते हैं तो देखिए वो कौन सी मार्केट होती है आपकी, गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट है, या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, या मार्केट ऑफ सेफ, या मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोडक्ट। तो अगर हम गिटेज मार्केट की बात करते हैं तो वो होती है आपकी मार्केट ऑफ सेफ, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम गिटेज मार्केट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर नॉर्मली नोन एज, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना इंडिया में वो जो है नॉर्मली किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एफडीआई के नाम से जो है हम उसे जानते हैं। नेक्स्ट, Many a time we read a term in financial newspaper GDR. What is the full form of the same? कई बार हमने जो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के अंदर एक टर्म सुनी है GDR, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो GDR की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज, जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है लंदन स्टॉक मार्केट का, उसको जो है हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स, निफ्टी, फुटिक्स, बुलिश, या नन ऑफ दीज? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फुटिसिक, जिसको हम एफटीएससी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपके सामने 29th क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है, सेबी बैन सम कंपनी फॉर देयर रोल इन एफ एंड ओ स्कैम। सेबी ने बैन कर दिया जो है कुछ कंपनीज को उनके रोल के लिए एफ एंड ओ स्कैम के अंदर। वो जो है न्यूज़ है कुछ मेजर न्यूज़पेपर में। तो ये फुल फॉर्म क्या है एफ एंड ओ की? तो एफ एंड ओ की क्या फुल फॉर्म है? एफ एंड ओ की फुल फॉर्म है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो आपका 29th का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, many times we read a term ECB in financial newspaper. What is the full form of ECB? कई बार हमने जो है एक टर्म सुनी है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में ECB। तो ये जो ECB जो है इसकी फुल फॉर्म है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म आपकी होगी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is not the name of sensitive index of any global stock exchange? इनमें से कौन सा जो है वो नाम नहीं है सेंसिटिव इंडेक्स जो है किसी भी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज का? नास्डाक, निकी,
कॉस्पी, डो या कॉम्बेक्स। तो नासदाक भी होता है, निकेई भी होता है, कॉस्पी भी होता है, डो भी होता है, लेकिन कॉम्बेक्स जो है वो कोई भी आपका नाम नहीं होता सेंसिटिव इंडेक्स किसी भी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट रेगुलर के नाम से जाना जाता है। क्या इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है, आईबीए, सेबी, एएमएफआई, एनएसडीएल या नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को मार्केट रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इनमें से कौन सा जो है वो इंडियन मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। इंडियन मनी मार्केट क्या होती है, इंडिया मनी मार्केट जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म्स के लिए जो है अपनी बोरोविंग्स ले सकते हैं, इश्यूज कर सकते हैं या पैसा रेज कर सकते हैं। तो देखिए बिल मार्केट भी आपका इंडिया मनी मार्केट का पार्ट है, कॉल मनी मार्केट भी होती है, बैंक्स भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, लेकिन इंडियन गोल्ड काउंसिल ये आपका कोई भी जो है मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। तो ई जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, येन इज द करेंसी ऑफ, येन जिसका अनदर नेम क्या है, रेनमिनबी। क्या है, RENMINBI, रेनमिनबी। तो ये जो है ये किसकी करेंसी है, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, चाइना की जो येन जो है वो आपकी किसकी करेंसी है, चाइना की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ दुबई। इनमें से अब दुबई की करेंसी क्या है, टाका, दिनार, डॉलर, दिरहम या नन ऑफ दीज। तो इसमें दुबई की करेंसी जो है वो आपकी क्या है, दिरहम। क्या है, दिरहम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, earlier it was thought safe to allow each financial institution to carry out only one type of finance service. पहले जो है ये सोचा जाता था कि ये सेफ है कि अगर हम हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ईच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये वक्त दे दे कि वो जो है एक तरह की ही फाइनेंस सर्विस क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे। बट नाउ बैंक आर सेलिंग शेयर, लेकिन आज के टाइम में बैंक जो है वो शेयर्स भी सेल करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बैंकिंग सर्विस भी बेचती है। तो ये जो न्यू फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है आर कोलो इक्वली रेफर टू एज। तो इनको हम जो है किस नाम से जानते हैं, अगर हम इनको दोनों का जॉइंटली अगर देखते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं, बताओ क्या क्या ये मल्टीनेशनल है, फाइनेंशियल सुपरमार्केट, मार्केट रेगुलेटर, ब्रांड प्रमोटर या नन ऑफ दिस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल सुपरमार्केट के नाम से हम जो है इसे जानेंगे कि अगर बैंक जो है शेयर सेल कर रहा है या अदर काम कर रहा है और जो अदर कंपनी जो है वो बैंकिंग का काम कर रही है, तो ये जो न्यू फाइनेंशियल जो इनका कॉन्ग्लोमरेट है जो ये मिलके जो ये काम करते हैं, तो इसको हम फाइनेंशियल सुपरमार्केट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, एक्सप्लेन द टर्म लिबोर। लिबोर जो है उस टर्म को एक्सप्लेन करना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफ साइट रेट, लंदन इंटरबैंक ऑन साइट रेट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 जो आपके सामने है, which of the following agencies recently laid down guideline for foreign companies who wish to raise money from the Indian capital market। इनमें से कौन सी जो आपकी एजेंसी है जिसने अभी जो गाइडलाइंस जो है वो लेट डाउन की है, किसके लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए जो कि पैसा रेज करना चाहती है इंडिया के कैपिटल मार्केट से। क्या आरबीआई, आईआरडीए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेबी या नन ऑफ दीज। तो आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए क्या है, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या रजिस्टर ऑफ कंपनी, और सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, सेबी, क्योंकि सेबी जो है उसने क्या है, गाइडलाइंस लेट डाउन की है फॉरेन कंपनीज के लिए जो कि इंडियन कैपिटल मार्केट से मनी रेज करना चाहती है। नेक्स्ट आपका आता है, शेक्वल इज द करेंसी ऑफ। जो शेक्वल है वो किसकी करेंसी है, इसराइल, केन्या, ईरान, इराक या नन ऑफ दीज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसराइल। क्या होगा, इसराइल। तो इसराइल की जो करेंसी है वो क्या है आपकी, इसराइल जो है वो
शेखल की करेंसी है। नाउ शिलिंग इज द करेंसी ऑफ, जो शिलिंग है वो किसकी करेंसी है? केन्या, साउथ कोरिया, इसराइल, घाना, नन ऑफ दिस। तो शिलिंग केन्या की है और इसराइल की अभी हमने जो पढ़ी वो क्या थी? शेखल। शेखल इसराइल एंड शिलिंग केन्या। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। As we all know, Indian money market is divided into three sectors, namely organized sector, unorganized and cooperative sector. Coal money market is the part of which one of the following? इसने क्या बोला? देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन जो मनी मार्केट है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है। कौन कौन से? ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, और जो कोल मनी मार्केट जो है वो किसका पार्ट है? तो आपका कोल मनी मार्केट जो है वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज अलग है ही, कोऑपरेटिव सेक्टर अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट इंडियन रुपी इज, जो आज की बात करें तो जो इंडियन रुपी जो है वो क्या है? पार्शली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, कि आप उसे पार्शली कन्वर्ट करवा सकते हो करंट अकाउंट पे, या फुली कन्वर्ट करा सकते हो कन्वर्ट अकाउंट पे, या पार्शली कन्वर्ट करवा सकते हो कैपिटल अकाउंट पे, या फुली कन्वर्ट करा सकते हो कैपिटल अकाउंट पे, या फुली कन्वर्ट करवा सकते हो करंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या है कि आप पार्शली जो है उसे कन्वर्ट करवा सकते हो, सॉरी पार्शली नहीं, फुल्ली। ऑप्शन नंबर बी जो है वो फुल्ली आप जो है उसे कन्वर्ट करवा सकते हो करंट अकाउंट में। तो ये इंडियन रुपीस की आज का स्टेटस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट अ फाइनेंशियल टर्म्स? इनमें से कौन सी जो टर्म है वो फाइनेंशियल टर्म नहीं है? इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल में आती है, कॉर बैंकिंग सॉल्यूशन ये भी आता है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये भी, ईआई नीनो इफेक्ट ये भी, ऑल आर फाइनेंशियल टर्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सॉरी, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ई एल नीनो इफेक्ट। क्या है? ई एल नीनो इफेक्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपके फाइनेंशियल टर्म होती है, कॉर बैंकिंग सॉल्यूशन भी आरटीजीएस है, लेकिन ये ई एल नीनो इफेक्ट जो है ये आपकी कोई भी फाइनेंशियल टर्म नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो टू इंडिया? ये इनमें से कौन सा जो है एक मोड नहीं है फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होने का इंडिया में? एफडीआई, देखो एफडीआई से तो हम फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन वाले यहाँ नहीं आते, इनफ्लो नहीं होता, आउटफ्लो होता है। एफपीआई से भी आउटफ्लो होता है। एनआरआई अकाउंट तो ये तो फॉरेन का ही अकाउंट है, नो फ्रिल अकाउंट भी नहीं। तो ये सारा जो है इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, ये सारे के सारे वैलिड फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है। तो इनमें कोई भी ऐसा मोड नहीं है जिससे कि इंडिया में इनफ्लो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Many a time read a term triple P in financial newspaper. What is the form of ट्रिपल पी? कई बार हमने जो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के अंदर ट्रिपल पी के बारे में पढ़ा है। तो ये जो है ट्रिपल पी है क्या? अब ध्यान से सुनिए, उसने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर बोला है। तो अगर हम फाइनेंस टर्म में ट्रिपल पी जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रिपल पी फिर क्या होगा आपका? परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या होगा? परचेजिंग पावर पैरिटी। और वही अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रिपल पी का मतलब किसके बेस में? आपके ओनरशिप के बेस पर या फिर गवर्नमेंट में, तो ट्रिपल पी से क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिनार इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? डिनार जो है करेंसी है इनमें से किस कंट्री की? सूडान, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इराक? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इराक जो है दिनारी जो है, दिनार जो है वो इसकी करेंसी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? लॉट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन दिस डे ऑन द इश्यू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट। बहुत सारी डिस्कशन जो है इन दिनों जो है चल रही है किसके ऊपर? पार्टिसिपेटरी नोट के इश्यू पे, जो कि यूज होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर मनी मार्केट के अंदर। तो व्हाट इज पार्टिसिपेटरी नोट? तो ये पार्टिसिपेटरी नोट है क्या, आपको ये बताना है। तो देखिए, क्या ये एक फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? इट इज एन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ओवरसीज बायर इन्वेस्टर्स हु शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एनोनिमसली, या इट इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन बाय विच बैंक एक्सचेंज इंडियन रुपीज टू यूएस डॉलर। तो देखो, पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो आपके कोई भी
अनदर नेम तो है नहीं बैंकिंग ऑपरेशन का, ठीक है, जिसके द्वारा बैंक जो है वो एक्सचेंज करते हो इंडियन रुपी यूएस डॉलर में बिना किसी सिंगल रुपीज को डिपॉजिट कराए। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एंटायर ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाय द बैंक solely on the basis of credit and goodwill of NRI party. It is nothing but a type of undertaking given to the bank that they should continue investing money in stock market. या फिर ये एक जो है सिर्फ कंट्रोल देना बैंकों को कि वो जो है इन्वेस्ट कंटिन्यू कर रखे इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में, या ऑल ABC या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि अगर हम पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात करते हैं तो ये एक तरह से डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है बायर्स या इन्वेस्टर, जो ओवरसीज बायर इन्वेस्टर्स होते हैं, कि वो जो है इंडियन कंपनी के शेयर्स जो है उनको परचेज सेल कर सकते हैं, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म कमर्शियल पेपर? इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट डेफिनेशन है कमर्शियल पेपर की? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू विच कॉर्पोरेट रेज डेट फ्रॉम द मार्केट, जो कि हेल्प करता है, कॉर्पोरेट करता है कि आप जो है डेट जो है वो मार्केट से रेज कर सकते हो, उठा सकते हो। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Many a time we read in the newspaper a term hot money. कई बार हमने न्यूज़पेपर में जो है hot money के बारे में सुना है। तो which of the following is the correct definition of hot money? इनमें से कौन सी जो है वो correct definition है आपके hot money की? तो ये क्या है? This is the fund which is dumped into a country to get the advantage of a favorable interest rate and hence bring higher returns. तो इसका correct answer ऑप्शन ए है कि ये फंड होता है जो कि क्या है, एक कंट्री के अंदर आता है, कंट्री के अंदर जो है वो आता है किस लिए, कि एडवांटेज मिल सके फेवरेबल इंटरेस्ट रेट की, और ये क्या कर सके, हाई रिटर्न्स को ला सके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी? इनमें से किसको जो है प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है? डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओनली 1 2 3 बोथ, या फिर ऑल? तो देखो जी, अगर हम प्लास्टिक मनी की बात करते हैं तो आपका डिमांड ड्राफ्ट भी क्या है, प्लास्टिक मनी होता है, क्रेडिट कार्ड भी, डेबिट कार्ड भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई। ऑल जो है 1 2 और 3 तीनों के तीनों ही आपके जो है करेक्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन। मैनी टाइम वी सी अ टर्म इन न्यूज़पेपर आईपीओ। कई बार जो है हमने न्यूज़पेपर में जो है आईपीओ सुना है। तो ये फुल फॉर्म क्या है आईपीओ की? तो आईपीओ जो है वो क्या होता है आपका बेसिकली, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फेडरल रिजर्व इज द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। जो फेडरल रिजर्व है वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या फिर जर्मनी? तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ये होगा आपका यूएसए। फेडरल रिजर्व जो है वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया? ये अभी ऊपर भी आया था, मार्केट रेगुलेटर जो है इंडिया का, उसको वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है? सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी टाइम्स we read a term hot money in newspaper. What is the characteristics of hot money? हमने बहुत बार जो है hot money के बारे में पढ़ा है न्यूज़पेपर में। तो hot money जो है उसकी characteristics क्या है? क्या ये टर्म है जो कि यूज की जाती है फ्रेश करेंसी नोट्स के लिए जो आरबीआई इशू करता है? जी नहीं। या फिर ये एक फंड है जो कि फ्लो होता है मार्केट के अंदर एडवांटेज लेने के लिए, हाई इंटरेस्ट रेट? तो यस। या फिर ये फंड है जो कि थ्रो होता है मार्केट में क्रिएट करने के लिए इम्बैलेंस? बिल्कुल, इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्यों होगा? तो ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, ओनली टू। तो ओनली टू जो है वो आपकी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपकी हॉट मनी को डिफाइन करती है। आगे देखिए। What is an IDR? IDR मतलब इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। तो इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या है? क्या ये एक डिपॉजिट अकाउंट है पब्लिक सेक्टर बैंक के पास, या एक डिपॉजिटरी अकाउंट है विद एनी ऑफ द डिपॉजिटरी इन इंडिया? किसी भी इंडिया के किसी भी डिपॉजिटरी के पास ये एक डिपॉजिटरी अकाउंट है, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की फॉर्म में जो कि इंडियन डिपॉजिटरी क्रिएट करती है अगेंस्ट अंडरलाइंग इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी? जो इशूइंग कंपनी है उसके जो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर है उनके अगेंस्ट एक इंडियन डिपॉजिटरी जो है वो एक
फॉर्म जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट का उसको क्रिएट करती है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the capital market the term arbitrage is used with reference to। कैपिटल मार्केट के अंदर जो arbitrage जो टर्म है उसको यूज किया जाता है किसके रेफरेंस में? क्या इसमें आप सिक्योरिटीज को परचेज करते हो सेल को कवर करने के लिए, या आप इसमें सिक्योरिटीज को सेल करते हो लॉस ऑन परचेज को रिड्यूस करने के लिए, या आप साइमल्टेनियसली परचेज करते हो और सेल करते हो सिक्योरिटीज को ताकि आप प्राइस से प्रॉफिट बना सको, या वेरिएशन इन डिफरेंट मार्केट, या एनी ऑफ द अबव। तो आर्बिट्रेज जो है वो टर्म आपकी यूज की जाती है दोनों परचेज और सेल दोनों के लिए, कि आप इसमें साइमल्टेनियसली परचेज भी करते हो और सेल भी करते हो सिक्योरिटीज को ताकि आप जो प्राइस में चेंज है उसमें उससे प्रॉफिट कमा सको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। जो करेंसी स्वैप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैनेज करने के लिए किसको? करेंसी रिस्क को, इंटरेस्ट रेट रिस्क को, करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज, या एनी ऑफ द अबव। तो करेंसी स्वैप ये जो है इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैनेज करता है कैश फ्लो को अलग अलग करेंसीज में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59th, मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली इन्वॉल्व्स। जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें नॉर्मली क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? प्लेसमेंट ऑफ फंड, लेयरिंग ऑफ फंड, इंटीग्रेशन ऑफ फंड, या ऑल और नन। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसकी बात करें तो वो उसमें ये तीनों चीजें ही इंक्लूड होती है, आपकी ए बी और सी। क्योंकि इसके अंदर आप क्या है फंड को प्लेस भी करते हो कहीं पर लगाते हो, लेयरिंग भी करते हो। लेयरिंग मतलब इलीगल को लीगल बनाने की कोशिश करते हो, फंड को इकट्ठा भी करते हो। तो ये सारी चीजें आपकी मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है देखिए वो क्या है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। जो कैपिटल मार्केट है आपकी उसके रेगुलेटर जो है वो कौन है? तो क्या उसके रेगुलेटर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या सेबी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, जो कि क्या है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके अंदर ही आपके एनएससी और बीएससी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई रेफर्स टू। एफडीआई का मतलब क्या है? देखिए, क्या फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल मनी? कॉल मनी क्या है? तो देखिए, मनी बोरोड और लैंड फॉर अ डे और ओवरनाइट। आप जो है मनी बोरो कर रहे हो या किसी को दे रहे हो एक दिन या फिर एक रात के लिए। नेक्स्ट, मनी बोरो फॉर मोर देन 1 डे बट अप टू 3 डे। क्या आप मनी बोरो कर रहे हो एक दिन से ज्यादा लेकिन 3 दिन तक, या आप मनी बोरो कर रहे हो एक दिन से ज्यादा लेकिन 7 दिन तक, या आप मनी बोरो कर रहे हो एक दिन से ज्यादा लेकिन 14 दिन तक, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1, कि कॉल मनी क्या होती है? जब आप एक दिन के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए जब मनी जो पैसा उधार लेते हो या देते हो तो उसको कहते हैं कॉल मनी। नेक्स्ट, Which is the first Indian company to be listed on the Nasdaq? इनमें से कौन सी पहली जो है इंडियन कंपनी है जो कि नेस्डैक के अंदर लिस्टेड है? रिलायंस, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? इन्फोसिस। ठीक है, आगे देखिए, Which of the following is the regulator of the credit rating agency in India? इनमें से कौन सी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इंडिया में उसकी रेगुलेटर है? आरबीआई, एसबीआई, सिडबी, या एसएफबीआई। तो आपको इसका करेक्ट आंसर होगा सेबी। यहाँ पर एफ नहीं, ये ई होगा, SEBI, सेबी। सेबी जो है वो आपका रेगुलेटर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Many a time we read about future trading in newspaper। कई बार हमने जो है न्यूज़पेपर में फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जो है वो सुना है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, क्या ये
फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इट इज नथिंग बट अ ट्रेड, ये कुछ भी नहीं है लेकिन एक ट्रेड है दो स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि स्टॉक को परचेज करेंगे, ईच अदर एक दूसरे के स्टॉक को परचेज करेंगे एक फिक्स प्राइस पे पूरे साल। या फिर ये एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में कि वो बाय और सेल करेंगे जो अंडरलाइंग एसेट्स है फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बनता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, जिसके अंदर ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज जो है वो एग्री करती है कि हम जो है फ्यूचर में ये जो सिक्योरिटीज है इनको इस प्राइस पे बाय या सेल करेंगे। ठीक है, ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, तो ओनली 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 66 क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स या इंडिकेटर। जो इन्फ्लेशन जो है इंडिया के अंदर उसको मेजर किया जाएगा किस इंडेक्स या इंडिकेटर के बेस पे, क्या वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या होलसेल प्राइस इंडेक्स या नन ऑफ दीज। तो हमेशा इन्फ्लेशन जो है इंडिया में उसको मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस पर, WPI के बेस पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी ऑफन वी रीड इन न्यूज़पेपर मैगजीन अबाउट सॉवरेन वेल्थ फंड। हम जो है हमेशा मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन में पढ़ते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में, तो इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो इसका ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो है ये फंड होते हैं या रिजर्व होते हैं गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री के, जो कि आगे इन्वेस्ट किए जाते हैं किस लिए, प्रॉफिटेबल रिटर्न्स के को अर्न करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है, ये फंड है या रिजर्व हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि क्या करते हैं फर्दर इनको इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रॉफिट जो है उसको अर्न किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 68 क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, इन अ कंपनी, एक मिनट, हाँ, in a company, the use of price-sensitive corporate information by the company people to make gains or cover losses is known as। एक कंपनी के अंदर जो है प्राइस सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन को यूज करना कंपनी के लोगों के द्वारा ताकि वो क्या कर सके, गेन को गेन कर सके और लॉसेस को कवर कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में बेसिकली यही होता है कि जब जो है प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन होती है, या जो मैं बोलूँ बिल्कुल ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है, वो कंपनी के लोग ही यूज करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following cannot be called a debt instrument as referred in financial transaction। इनमें से कौन सा जो है उसे हम डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रेफर्ड होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर, लोन, लेकिन जो स्टॉक है वो आपके कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो 69 का सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, actual return of an investor is reduced sometime as the price of the commodity go up all of a sudden। जो इन्वेस्टर्स की जो एक्चुअल रिटर्न जो होती है वो कई बार जो है वो गिर जाती है जैसे ही कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है एकदम से। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में इस तरह की जो सिचुएशन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्या ये प्रोबेबिलिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है, क्रेडिट रिस्क या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मार्केट रिस्क, ऑप्शन नंबर बी जो है, इस तरह की सिचुएशन को मार्केट रिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the price of commodities goods and services start declining consistently। जब प्राइस जो है commodity goods and services का जो है वो लगातार जो है कम होता जाता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, तो जब प्राइस कम होता जाता है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, और अगर प्राइस लगातार बढ़ता जाए तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है, डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following policies of the financial sector is basically designed to transfer local financial assets into foreign financial assets freely and at market determined exchange rate policy of।
इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है फाइनेंशियल सेक्टर की वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो क्या कर सकती है, अपनी लोकल फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रांसफर कर सकती है फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में फ्रीली, और मार्केट के किसके ऊपर फ्रीली, वो भी मार्केट के डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो ये जो पॉलिसी होती है ये कौन सी होती है, ये पॉलिसी होती है आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कौन सी पॉलिसी होती है ये आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as we all know, the wholesale price index is divided into five main commodity groups. आप जैसे कि हम सब जानते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको 5 मेन कमोडिटी ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड सेपरेटली एज अ ग्रुप व्हाइल कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इनमें से कौन सा जो है उसे हम एक अलग से ग्रुप में नहीं काउंट करते जब भी हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका, सर्विस या प्रोडक्शन बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इसको जो हम कंसीडर नहीं करेंगे सेपरेटली एक ग्रुप के वे में जब भी हम होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, और बाकी सबको अलग से हम एज अ ग्रुप मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, investment done by those financial entities which were launched or incorporated in a foreign country। जो इन्वेस्टमेंट जो की जाती है उन फाइनेंशियल एंटिटी के द्वारा जो कि लॉन्च या इनकॉर्पोरेट होती है एक फॉरेन कंट्री में, लेकिन इन्वेस्ट करती है एक इंडियन वेंचर्स इन इंडिया में, तो वो उसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या वो पेटेंट मनी है, प्राइवेट इक्विटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट मनी, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो डेसिमल कॉइनेज सिस्टम जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1957। कब हुआ था, 1957। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सऊदी अरेबियन करेंसी कॉल्ड। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं, रियल। और दिरहम जो है वो किसकी होती है, दुबई की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज। इनमें से किस साल में इंडिया जो है वो स्विच कर गया था डेसिमल करेंसीज पे, तो वो था आपका 1957। क्या था आपका 1957। नेक्स्ट, बोलीवर इज मॉनेटरी यूनिट ऑफ। जो बोलीवर जो है वो मॉनेटरी यूनिट है किसकी, क्या वेनेजुएला, ब्राजील, बोलीविया या बेलारस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। तो बोलीवर जो है वो मॉनेटरी यूनिट है किसकी, वेनेजुएला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the Indian rupees was devaluated two times within a month। किस साल में इंडियन रुपीज जो है वो डीवैल्यूएट हुआ था, वो भी एक महीने में लगातार 2 बार। तो ये था आपका 1991 में। कब हुआ था, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द प्राइस लेवल इन इंडियन इकोनॉमी शुड हैव डिक्लाइन। कौन से 5 ईयर प्लान में के दौरान जो इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइस लेवल था वो गिर गया था, तो वो था आपका प्लान 1। क्या था, प्लान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया करेंसी नोट इशू सिस्टम इज बेस्ड ऑन। इंडिया के अंदर जो करेंसी नोट इशू सिस्टम जो है वो किस पर बेस्ड है, तो वो आपका बेस्ड है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। किस पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। नेक्स्ट, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी वाज लास्ट टाइम मेड ऑन। जो डीवैल्यूएशन जो है रुपीस का वो लास्ट टाइम जो है कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था जुलाई 1991 में। कब हुआ था, जुलाई 1991 में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ दी। जो 1 रुपए का नोट जो होता है उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं किसके, क्या सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नर आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है 1 रुपए का जो नोट है वो आपकी आरबीआई तो पब्लिश करती नहीं है, तो उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, आपके सेक्रेटरी जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उसके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ड, जो वर्ड बुल एंड बिग, बुल एंड बिग जो वर्ड है ये कौन सी
ब्रांच ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी की कौन सी ब्रांच से आपका वर्ड बुल एंड बिग जो है वो जुड़ा हुआ है? क्या वो फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग, शेयर मार्केट या मैन्युफैक्चरिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर ये बुल, बियर, ये जो है ये बिग, ये सब जो है टर्म्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement about foreign exchange reserve of India is not true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया के बारे में वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है? तो देखिए, इट इंक्लूड फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड होल्डिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सही बात है। इट इज मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, ये गलत है, बिकॉज स्पेशल ड्राइंग राइट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब आपका असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए असर्शन क्या कहता है आपको, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट। डीवैल्यूएशन जो है करेंसी की वो आपकी एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं एक्सपोर्ट को इंकरेज करना और इंपोर्ट को डिस्करेज करना। इसके बाद में अब रीजन क्या कहता है, असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या कहता है, प्राइस ऑफ द कंट्री प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डीवैल्यूएशन। जो कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो गिर सकता है डीवैल्यूएशन की वजह से। तो ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि वो कंट्री के प्रोडक्ट का प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिवैल्यूएशन की वजह से गिर सकता है। लेकिन क्या असर्शन और रीजन दोनों एक चीज बता रहे हैं? तो रीजन जो है, पहला जो आपका असर्शन था वो आपको बोलता है कि डीवैल्यूएशन जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो कहता है कि जो रीजन कहता है कि जो कंट्री का जो प्रोडक्ट है उस इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस जो है वो गिर सकता है डिवैल्यूएशन की वजह से। लेकिन तो दोनों बातें कहीं ना कहीं अलग अलग है, दोनों ठीक है बट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू, कि है तो दोनों सही, लेकिन आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा ए की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ, ये पीछे भी आया, यूरो जो ऑफिशियल करेंसी है किसकी? क्या यूरोप के सभी स्टेट्स की? नो। या यूरोपियन यूनियन की सब स्टेट्स की? या ओनली 12 ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? या फिर सिर्फ 10 ऑफ द स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, क्योंकि ये सभी स्टेट जो है यूरोपियन यूनियन की, सभी में यूरो जो है ऑफिशियल करेंसी बन चुकी है और कॉमन करेंसी बन चुकी है। ठीक है, तो 87 का बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which of the following statement in relation to Bombay Stock Exchange is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बीएसई के संदर्भ में सही है? ये एक सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, बिल्कुल सही बात है। इसको जो है हम दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और ये आपको याद भी होना चाहिए कि बीएसई जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, दलाल स्ट्रीट के नाम से। एंड इट्स शेयर इंडेक्स इज नोन बाय द नेम ऑफ सेंसेक्स, इसके जो शेयर का इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी बातें ही जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग सही है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडियन करेंसी में 1 रुपी नोट जो है वो इशूड किया जाता है अंडर द सिग्नेचर ऑफ, किसके सिग्नेचर के अंडर? अभी ऊपर ऊपर पढ़ के आए हैं, फिर ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करेंगे पता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि किसके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपी के नोट के ऊपर? फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों के होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a speculator in the stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनमें से कौन सा जो है स्पेक्यूलेटर नहीं है? बुल होता है, बियर होता है, ब्रोकर होता है, बट स्टैग जो है वो आपका एक स्पेक्यूलेटर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 91 पर चलते हैं, तो 91 देखिए क्या कहता है, इफ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम दिए गए टाइम पीरियड में बात करें, दोनों प्राइस और मनी इनकम जो है उसको अगर डबल कर दिया जाए तो रियल इनकम क्या होगी?
क्या वो रियल इनकम जो है वो आपकी डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अनचेंज रहेगी, या प्राइस जो है वो रियल इनकम को अफेक्ट नहीं डालेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो क्या है, अनचेंज्ड। क्या होगी, अनचेंज। क्योंकि अगर किसी टाइम पीरियड के अंदर प्राइस और मनी इनकम दोनों ही डबल होगी तो ऑब्वियसली रियल इनकम तो आपकी अनचेंज ही रहेगी, वो तो उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रुपी एज इट एग्जिस्ट्स एट प्रेजेंट मीन्स, कन्वर्ट करवाना रुपी को जब वो एग्जिस्ट करेगा प्रेजेंट के अंदर तो उसका मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि रुपी जो है वो कन्वर्टेबल है आपका फॉरेन करेंसी में सभी करंट ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ। मतलब अगर आपको ये दे रखा हो एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट ओनली तो उसका मतलब क्या होगा कि रुपी कन्वर्ट हो सकता है फॉरेन करेंसी में अपनी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी करंट ट्रांजेक्शन के लिए, उससे पहले की ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर इज द सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये अभी पीछे भी आया था। कमर्शियल पेपर जो है वो किसका कौन से सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है, सोर्स ऑफ क्रेडिट है किसका इनमें से? तो ये है आपका कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज का। किसका? कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हेन डेसिमल मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में डेसिमल मेथड जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या है 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE Sensex is an index to measure ups and down in the share market. BSE Sensex जो है वो एक इंडेक्स है जो कि क्या करता है कि शेयर मार्केट में जितने भी अप्स एंड डाउन है उन सबको क्या करेगा, मेजर करेगा। तो नंबर ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर द इंडेक्स आर, तो कितनी नंबर ऑफ कंपनी जो कि इंडेक्स के अंदर कवर होती है वो कितनी होती है? तो होती है आपकी 30। कितनी? 30। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया में उसको कौन फॉर्मुलेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्या होती है, ये जो है क्रेडिट कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब जो है आपकी आरबीआई जो है ये फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, और इनका पर्पस क्या होता है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्यों लाई जाती है? ताकि मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन है, जो भी काला बाजारी चल रही है, उन सब चीजों को कंट्रोल में रखना, बेसिकली उसके लिए ये लेकर आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, question of full capital account convertibility of Indian money was examined by the committee known as, जो क्वेश्चन जो था फुल कैपिटल अकाउंट जो कन्वर्टेबिलिटी है इंडियन मनी की उसको एग्जामिन करना, तो किस कमेटी, बाय द कमेटी के द्वारा, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं तारापोर कमेटी सेकेंड। क्या जानते हैं? तारापोर कमेटी सेकेंड। नेक्स्ट, इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, इनसाइड ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है? आपकी शेयर मार्केट। किससे इनसाइड ट्रेडिंग रिलेटेड? शेयर मार्केट। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस्ड फेरा बाय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेरा को रिप्लेस किया किससे? तो फेरा बता देती हूँ क्या है। फेरा जो है वो क्या है आपका, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। पहले ये एक्ट चलता था लेकिन बाद में इसको रिप्लेस करके जो गवर्नमेंट है वो क्या ले आई, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या कर दिया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट, The base of consumer price index for industrial worker has been shifted from 1982 to, जो वो बेस ईयर जो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए वो जो है शिफ्ट हो गया 1982 से कहाँ पर, 2001 पे वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो गया? 1982 से 2001 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया इज, जो डियरनेस अलाउंस जो है उसको डिटरमाइन करने का जो बेस है, डियरनेस अलाउंस क्या होता है आपको बता देती हूँ, जिसको हम रोजगार भत्ता भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलता है। तो उसको जो डियरनेस अलाउंस ये दिया जाता है उसको डिटरमाइन करने का जो बेस है वो क्या होता है? क्या वो नेशनल इनकम के बेस पे डिटरमाइन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्टैंडर्ड फॉर लिविंग, या पर कैपिटा इनकम? तो ये आपका डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। किसके बेस पे डिसाइड होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस, जब आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हो तो इनमें से कौन सा सेक्टर जो है उसको मैक्सिमम वेटेज दी जाती है? फूड आर्टिकल, नॉन फूड आर्टिकल, फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट?
तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फूड आर्टिकल जो है उसे सबसे ज्यादा जो है वेटेज दी जाती है जब होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने की बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर मेजर जो है इन्फ्लेशन का, यह हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन को मेजर करने का सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो आपका है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जब हम रुपीज की डीवैल्यूएशन की बात करते हैं इंडिया में तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस हुआ था किस साल, तो ये हुआ था आपका 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जस्ट अ मिनट। यस, बेस ईयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस इन इंडिया एट प्रेजेंट इज। अगर हम बेस ईयर की बात करें किसके लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एस्टिमेशन के लिए कि वो भी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कहाँ पर, कांस्टेंट प्राइस पे। कहने का मतलब है प्रेजेंट में इंडिया में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस से अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए बेस ईयर क्या चल रहा है, तो उसका बेस ईयर आपका क्या है, 1999 टू 2000। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, in October 2009, a decision has been taken to shift the wholesale price index base year from 1993 to 94 to अक्टूबर 2009 के अंदर एक डिसीजन लिया गया कि क्या करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको शिफ्ट करेंगे। कहाँ से, 1993 से 94, जो पहले जो बेस ईयर था उसको वहां से शिफ्ट करके जो है कौन सा बेस ईयर करने का डिसीजन लिया गया, 2004 से 2005। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है कि ये डिसीजन लिया गया कि हम 1993 टू 4 से शिफ्ट हो गए 2004 टू 2005 जो है वो बेस ईयर करेंगे। और कब करेंगे, अक्टूबर 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेजरी बिल आर सोल्ड इन इंडिया बाय। जो ट्रेजरी बिल्स जो है, जो कि आपके मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ये इंडिया में सोल्ड होता है किसके द्वारा, तो ये आपका आरबीआई जो है वो सोल्ड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया इज डिफाइंड एज। अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो इंडिया में मनी मल्टीप्लायर को डिफाइन कैसे किया जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका ब्रॉड मनी डिवाइड बाय रिजर्व मनी। क्या है, ब्रॉड मनी डिवाइड बाय रिजर्व मनी, इसके बेस पे हम जो मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड इन। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो आपका सिचुएटेड है मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड द नया पैसा इंट्रोड्यूस्ड विद द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज बिकम पैसे। इसने कहा कि कब जो नया पैसा है वो इंट्रोड्यूस हुआ, उस जिस किसके साथ, डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज के साथ, जिसके अंदर जो है वो क्या बन गया, पैसे बन गया। क्या बन गया, पैसे बन गया। तो ये आपका हुआ था अप्रैल 1957 को, 1 अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर वॉज द फेमा प्रोमुलगेटेड। किस साल से जो फेमा जो है वो प्रोमुलगेटेड हो गया था। तो ये प्रोमुलगेटेड का मतलब क्या होता है कि जब हम जो है किसी भी लॉ को जो है वो इफेक्ट में ले आते हैं फॉर्मल डिक्लेरेशन देके, मतलब जब अनाउंसमेंट हो जाती है, प्रॉपर डिक्लेरेशन दे दी जाती है कि ये जो है ऑफिशियली जो है बन चुका है, लॉ बन गया है। ठीक है, तो किस साल में फेमा जो है प्रोमुलगेट हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका ईयर 2002 के अंदर, सॉरी 2000 के अंदर। कब हुआ था आपका, 2000 के अंदर। तो इट मीन ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। टिक मार्क विच इज इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में जो भी ये गलत है उस पर आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट क्या कहता है, इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है कि प्राइस जो है वो बढ़ेगा बास्केट ऑफ ए कमोडिटी के अंदर ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। पॉइंट टू पॉइंट बेसिस से जो है प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा, ये बात ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेट जो है इंडिया का वो कैलकुलेट किया जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस पर। यस, इट्स ट्रू। For some commodity retail price are also considered for measurement of inflation। इसने बोला कुछ commodities के लिए जो रिटेल प्राइस जो होता है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ये भी ट्रू है कहीं ना कहीं। बट जो ऑप्शन नंबर डी है वो देखिए जरा, इन्फ्लेशन रेट गोइंग डाउन डज नॉट मीन प्राइस आर डिक्लाइनिंग।
अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो नीचे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ये तो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे जा रही है इसका मतलब प्राइस कम होना शुरू हो गए, उसका मतलब तभी तो इन्फ्लेशन रेट नीचे जाएगी। तो इसका डी जो है वो करेक्ट होगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। राइज इन सेंसस में, सेंसस के अंदर जब राइज होता है तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब है एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स, कि टोटल जो है वो शेयर्स के प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और करेक्ट आंसर देना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ सॉरी, इंडियन रुपीज फुली कन्वर्टेबल, जो इंडियन रुपी जो है वो पूरा कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो वो पूरा जो इंडियन रुपी है वो कन्वर्टेबल हो सकता है। या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट के रिस्पेक्ट में, या फिर गोल्ड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिर्फ वन जो अलोन है वही इसकी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी जो है कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिल्ट एज मार्केट मीन्स, ये पीछे भी आया था, गिल्ट एज मार्केट जो है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट होती है, मतलब मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसको हम गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, new series of wholesale price index released by the government of India is with reference to the base price of, जो न्यू सीरीज जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज की है, तो वो कौन से बेस प्राइस जो है उसके रेफरेंस में की है। तो आपको बेस प्राइस यहाँ पर बताना है, तो कौन से बेस प्राइस के रेफरेंस में की है, तो उन्होंने 1993 टू 94 जो है बेस प्राइस उसके रेफरेंस में ये किया है। नेक्स्ट, 117th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, आपको ये कंसिडर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो इंटरनल डेट का कंपोनेंट है। तो चलिए देखते हैं, मार्केट बोरोविंग, यहाँ से आप लोन ले रहे हो तो ये भी है। ट्रेजरी बिल, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट लेकिन लोन लेने के लिए बस ही होता है एक तरह से। या स्पेशल सिक्योरिटीज जो कि आरबीआई को इशू की है, स्पेशल सिक्योरिटी जो कि आरबीआई को इशू की है, तो आरबीआई को इशू की है तो वहां से भी तो पैसा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो है कंपोनेंट्स है आपके इंटरनल डेट की, तो ये जो डी है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, कंसीडर दी फॉलोइंग, आपको इन सबको कंसीडर करना है। करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास जो करेंसी है, बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, या बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो ब्रॉड मनी के अंदर इंक्लूड होती है। ब्रॉड मनी क्या, M3, M1 M2 M3, ये इस तरह से M4 ये होती है। तो इनमें से M3 जो है उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है, तो इसके अंदर M3 के अंदर तो ये तीनों की तीनों आती है। पब्लिक के पास करेंसी डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास, और टाइम डिपॉजिट बैंक के पास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को कंसीडर करनी है। फुल कन्वर्टेबल ऑफ द रुपी में मीन्स, जो फुल कन्वर्टेबल जो है रुपी का उसका मतलब क्या है, क्या इट्स अ फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसी, कि फ्रीली फ्लोट हो उसके अदर इंटरनेशनल करेंसी के साथ, तो यस ये बात सही है। इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रेस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, कि इसमें जो है डायरेक्टली आप एक्सचेंज कर सको किसी भी अनदर इंटरनेशनल करेंसी के साथ किसी भी जगह पर, इनसाइड हो या आउटसाइड हो कंट्री के। ठीक है, ये बात भी सही है आपकी। या इट एक्ट जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी, या ये जो है किसी भी अनदर इंटरनेशनल करेंसी की तरह ही काम करेगी, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, बाकी के गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर इट्स, जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखो आपको पता है डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है, जब भी बाय बैक हो रिडीम हो तो इनको सबसे पहले मिलेगा, इंटरेस्ट इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के वो क्या होते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, जो लेनदार हो, कि उन्होंने कंपनी से लेना है अभी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज इंडो नेक्स्ट विच वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2005? इंडो नेक्स्ट क्या है जो कि जनवरी 2005 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो ये जो है ये एक अल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया था और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया था। तो इंडो नेक्स्ट सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है, इंडो नेक्स्ट जो है वो लॉन्च कब हुआ? जनवरी 2005 में। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसको कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एंड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तारापुर कमेटी, ये पीछे आया था। तारापुर कमेटी जो है कौन किससे एसोसिएटेड है, किससे लिंक्ड है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ ऑयल प्राइस ऑन द इंडियन इकोनॉमी या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से जो है आपकी तारापुर कमेटी जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पर कंट्री है, यहाँ पर शेयर मार्केट की वन है। तो हम देखिए बात करते हैं सबसे पहले जापान जो कंट्री है, जापान कंट्री की शेयर मार्केट क्या है? निक्की। क्या है शेयर मार्केट? निक्की। यूके की क्या है? एफटीएससी। यूएसए की क्या है? नेस्डेक। तो अब बची सिंगापुर। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो उसकी कैपिटल, उसकी शेयर मार्केट क्या है? तो ये जो है ये आपके एक्सजेक शेयर के अंदर डील करती है, जबकि यहाँ पर आपको कॉम्प दिया हुआ है तो ये आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन? इनमें से कौन सी जो है वो अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है डिफ्लेशन की? एक मिनट रुकिए इसको। हाँ, तो डिफ्लेशन के अगर हम अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो देखिए वो क्या है आपकी, इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी की। ये क्या है? एकदम से करेंसी की वैल्यू में गिरना दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। या परसिस्टेंट लगातार रिसेशन आते जाना फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर जो है इकोनॉमी का उसमें। या फिर ये परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिफ्लेशन में यही होता है कि क्या होता है इसमें जो है लगातार जो है जनरल प्राइस लेवल जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो गिरता जाता है। वहीं इन्फ्लेशन में क्या होता है कि परसिस्टेंट राइज होता रहता है जनरल प्राइस लेवल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इन दी पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर डिनोट। अगर हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो टर्म बियर है वो क्या डिनोट करती है? तो बियर जो है वो एक इन्वेस्टर होता है जो कि फील करता है कि जो उसकी जो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज है उसका प्राइस जो है गिरने वाला है, तो वो उसको बोलते हैं बियर। वहीं अगर बुल होता है तो उसको हम बोलते हैं कि जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी का प्राइस जो है बढ़ने वाला हो, राइज होने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बियर टर्म क्या डिनोट करती है? इसलिए वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि जिनको ये फील करते हैं कि उनकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो गिरने वाला हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इनमें से कौन सी जो है एक आर्टिफिशियल करेंसी है? तो एडीआर, जीडीआर, एसडीआर। एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट है, बोथ एडीआर जीडीआर। तो आर्टिफिशियल करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वह आपकी एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको कंसीडर करना है ये स्टेटमेंट, इन इंडिया टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट आर। इंडिया के अंदर जो टैक्स लगता है ट्रांजेक्शन जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन या फ्यूचर मार्केट में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो यूनियन लगाती है या स्टेट कलेक्ट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए की वो जो टैक्स होता है वो आपकी यूनियन ही कलेक्ट करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रो फाइनेंस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? माइक्रो फाइनेंस जो है वो प्रोविजन है फाइनेंशियल सर्विसेज जो है लोगों को दी जाती है लो इनकम ग्रुप को। ठीक है, इसके अंदर कंज्यूमर और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों आते हैं। जो सर्विसेज अंडर माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो दी जाती है वो कौन कौन सी होती है? क्रेडिट फैसिलिटी, सेविंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये चारों के चारों सर्विसेज जो है ये ये जो है दी जाती है माइक्रो फाइनेंस के अंदर दी जाती है। तो ये चारों दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यूजुअली किसके साथ कपल्ड है? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या स्टैग्फ्लेशन? तो वो है आपकी इन्फ्लेशन से। किससे? इन्फ्लेशन से जो है यूजुअली कपल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 130, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? एकदम से जो रैपिड इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन की रेट के अंदर कई बार उसको हम बेस इफेक्ट कह देते हैं। तो ये बेस इफेक्ट है क्या?
तो ये क्या है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या है, ये इम्पैक्ट होता है प्राइस लेवल जो है प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। इसका ये जो है इम्पैक्ट होता है प्राइस लेवल का, प्रीवियस ईयर के प्राइस लेवल का इम्पैक्ट किसके ऊपर, इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। दोबारा बता दे रही हूँ, ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर के प्राइस लेवल का इम्पैक्ट होता है जो कि आपके इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशन पे पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, Which of the following measure would result in an increase in the money supply in the economy? इनमें से कौन सा मेजर जो है वो रिजल्ट है किस चीज का, इकोनॉमी में मनी सप्लाई के इंक्रीमेंट का, कि जिससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़े। तो क्या आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, अगर पब्लिक, सेंट्रल बैंक अगर पब्लिक से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज करेगा तो क्या इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी? अगर वो परचेज करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, तो एक मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए, अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज करता है पब्लिक से सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक से परचेज करेगा तो क्या होगा, उसके बदले में उनको पैसा देगा, तो यस, इससे क्या है, मनी सप्लाई बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है आपका, डिपॉजिट करना करेंसी कमर्शियल बैंक में। अगर पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक में मनी डिपॉजिट करवा देगी तो उनके पास मनी बचेगी कहाँ, तो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी, तो ये नहीं होता। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर सेंट्रल बैंक से लोन ले लिया जाता है तो ये से भी क्या है आपकी वो बढ़ती है, ठीक है, मनी सप्लाई। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी पब्लिक को सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो ये यहाँ से भी आपका क्या है, मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। तो इससे आपका जो पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी जो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करती है लीगल टेंडर मनी को, तो ये कौन सी है आपकी, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये वो मनी होती है जो कि क्रेडिटर जो है अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ये वो मनी होती है जिसके अंदर एक क्रेडिटर जो है कंपल्शन में हो जाता है, मतलब उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो एक्सेप्ट करे सेटलमेंट, उसके अपने क्लेम को सेटल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133, द मनी मल्टीप्लायर एंड इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो मनी मल्टीप्लायर है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ता है इनमें से किसके साथ, तो वो जो है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट होगा, कि मल्टीप्लायर जो इकोनॉमी का बढ़ेगा अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है उसकी बैंकिंग हैबिट बढ़नी शुरू हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे लोगों की बैंकिंग यूज करने की हैबिट बढ़ेगी वैसे वैसे जो मनी मल्टीप्लायर जो है इकोनॉमी का वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसका आंसर जो करेक्ट आंसर जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपका जो है मनी वाला टॉपिक पूरा होता है जिसमें हमने जो है 133 क्वेश्चन किया। अब आगे हम करते हैं बैंकिंग टॉपिक को।